लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल हो, ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जी हाँ, इन मोटिवेट करने वाली लाइनों के साथ मैं सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल तिरंगा क्लासेज की आज की क्लास में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम डिस्कशन करेंगे लैब असिस्टेंट 2023 की साइंस की वैकेंसी में आने वाले सिलेबस, बुक लिस्ट और उसके साथ साथ इस सिलेबस को कहां से पढ़ें और इस सिलेबस को कैसे तैयार करें। तो हमारी क्लास को आज शुरू करते हैं। उससे पहले साथियों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लैब असिस्टेंट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको लैब असिस्टेंट का संपूर्ण सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण करवाया जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड हूँ और मुझे पता है कि लैब असिस्टेंट में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। साथियों, तो देखिए साथियों, आपके सामने सिलेबस ये रहा। देखिए, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान सीधी भर्ती 2022। जी हाँ साथियों, 2023 का विज्ञापन अभी विज्ञप्ति जारी होने वाली है और उसमें आपको विस्तृत सिलेबस जारी करवाया जाएगा। लेकिन 2016 और 2018 में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी हुई थी और उसमें लैब असिस्टेंट का सिलेबस था, उसमें एक ही पेपर था और 300 का वो पेपर हुआ करता था, 150 क्वेश्चन थे। लेकिन 2022 में RMSSB ने लैब असिस्टेंट का सिलेबस परिवर्तित कर दिया और परीक्षा पैटर्न भी परिवर्तित कर दिया। उन्होंने लैब असिस्टेंट के लिए 2 पेपर डिसाइड कर दिए। पहला पेपर आपके लिए जीके का होगा और दूसरा पेपर साइंस का होगा। पहले पेपर में जीके के साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी को 2022 के अंतर्गत जोड़ा गया पहली बार, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक भी क्वेश्चन न डालकर RMSSB ने सभी बच्चों और उसके साथ साथ अध्यापकों को भी विचित्र कर दिया। लेकिन अब 2023 में लैब असिस्टेंट की एक और वैकेंसी आने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की घोषणा भी कर दी है। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे कि 2023 में क्या सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है। तो मैं बता दूं साथियों, 2022 में लैब असिस्टेंट के सिलेबस में परिवर्तन हो चुका है, तो 2023 में कतई ही सिलेबस में परिवर्तन नहीं होगा, ये बात फिक्स है। और आज से तैयारी शुरू कर दें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो पहले ही डाल दिए गए हैं, जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और अब हम एक बार आपके सामने सिलेबस दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले ही मैंने आपको बायोलॉजी के अंतर्गत सेल वाला टॉपिक करवा दिया और उसके साथ साथ हमारा फिजिक्स में जड़त्व आगुण का टॉपिक चल रहा है और केमिस्ट्री अब हम जल्द ही शुरू कर देंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। तो देखिए साथियों, इसमें पहला पेपर है। उस पेपर में आपको जीके के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे और 200 अंक का वो पेपर होता है। इसमें पूछा जाता है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, जियोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के समसामयिकी मामले, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। उसके साथ साथ आपको पूछी जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन सब्जेक्टों से मिलकर आपका पहला पेपर होता है और पहले पेपर में 100 क्वेश्चन इन सब्जेक्टों से आते हैं। मैं बात करूं 2022 की, तो लगभग इन सभी सब्जेक्टों में से एजुकेशनल साइकोलॉजी को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन आए थे। देखिए राजस्थान का जो समसामयिकी मामले उससे 25 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। उसके साथ साथ जो विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान है, विश्व और भारत का जो सामान्य ज्ञान है, उससे भी पिछले साल लगभग 25 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। 2 पारियां थी और उस दोनों पारियों में लगभग 25 क्वेश्चन इससे आए थे, यानी विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान से आए थे, और 25 क्वेश्चन ही राजस्थान के करंट अफेयर से आए थे और बाकी वाले 50 क्वेश्चन राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति से आए थे। इस प्रकार ये पहला पेपर कुछ इस प्रकार था। तो उसके बाद दूसरा पेपर हुआ था और उसमें 4 सब्जेक्ट थे। कितने? 4 सब्जेक्ट। उसमें पहला सब्जेक्ट है आपके लिए विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, यानी
विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान यानी जनरल साइंस, और उसके साथ साथ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों का सीनियर सेकेंडरी यानी 12th स्तर का ज्ञान। लैब असिस्टेंट 12th लेवल की भर्ती है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं साथियों वो 11th और 12th में से आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि साइंस के लिए आप 11th और 12th में क्या पढ़ें। हालांकि मैं बता दूं कि साइंस के लिए आपको NCERT और RBC किन किन सब्जेक्टों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें से मुख्य रूप से बायोलॉजी के लिए आपको NCERT प्लस RBC दोनों पढ़नी चाहिए, क्योंकि हालांकि ये आपके लिए मुश्किल रहेगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों को छोड़कर बायोलॉजी की बात करूं तो यदि आपने NCERT और RBC दोनों पढ़ ली तो आप दोनों से पढ़ने के बाद अन्य विद्यार्थियों से आगे निकल जाओगे, प्लस पॉइंट में रहोगे। क्योंकि राजस्थान की भर्ती है, यहाँ पर RMSSB द्वारा क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो NCERT से भी आते हैं और उसके साथ साथ RBC की बुक में से भी आते हैं साथियों। और मैं इन पूरा सिलेबस को आपके अपने YouTube चैनल पर करवा दूंगा। आप धीरे धीरे हमसे जुड़े रहिए तो पूरे टॉपिक आप कवर कर दोगे। देखिए, उसके बाद इसका विस्तृत सिलेबस देख देते हैं। ये रहा विस्तृत सिलेबस। उससे पहले देखिए, प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और सभी प्रश्नों के अंक समान है और परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% है। पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों ही पेपर में आपको 40% लाना जरूरी है यदि आप जनरल श्रेणी से हो। लेकिन उसके साथ साथ अन्य श्रेणियों को विशेष रूप से आरक्षण भी दिया गया है, लेकिन आपको 40% लाना अनिवार्य है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंकन होगा, यानी आपने यदि 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका जो सही हुआ एक क्वेश्चन था वो भी डिलीट हो जाएगा। ये है इसका ऋणात्मक अंकन, जो कि RSM SSB की सभी एग्जामों के लिए होता है। क्लियर है साथियों? तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले पेपर के बारे में। पहला पेपर आपके सामने सिलेबस प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पाठ्यक्रम किसका? पहले पेपर का पहला पेपर है। उसमें भूगोल पूछी जाती है, इतिहास पूछी जाती है, कला संस्कृति पूछी जाती है, करंट अफेयर पूछा जाता है, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो देखिए, राजस्थान इतिहास में इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, साथ ही साथ प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यता है। उसके साथ साथ राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको पढ़ना होगा। मुगल राजपूत संबंध है, इनके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी, जिसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य जो संघर्ष चला उसके बारे में जानकारी लेनी है, और महाराणा प्रताप और जब अकबर के मध्य जो संघर्ष हुआ था उनके बारे में, चंद्रसेन और अकबर के बारे में जो संघर्ष हुआ, इसका मतलब हुआ कि मुगल और राजपूतों के बीच जो संबंध है, जो युद्ध हुए हैं, वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें एक अलग से टॉपिक इंक्लूड है। उसके साथ साथ आपको पढ़ना है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, यानी राजस्थान में कौन कौन सी स्थापत्य कला है, मुख्य रूप से जैसे किले हैं, स्मारक हैं और संरचनाएं। संरचनाओं का मतलब आ गया कि आपको बावड़ियाँ भी पढ़नी होगी, उसके साथ साथ आपको सतरियाँ भी पढ़नी होगी, क्योंकि संरचनाएं दे दिया, संरचना शब्द इंक्लूड नहीं करते तो आप किला और स्मारक पढ़ के ही काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते थे इस टॉपिक से, लेकिन आपको सतरियाँ भी पढ़नी होगी, आप बावड़ियाँ भी पढ़नी होगी। इस प्रकार ये सभी संरचनाएं आपको पढ़नी है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका कला संस्कृति का। देखिए, धार्मिक आंदोलन यानी संत संप्रदाय। राजस्थान में किस संत ने कौन सा संप्रदाय प्रतिपादित किया, ये आपको पढ़ना होगा। उसके साथ साथ लोक देवी देवताएं और मेले हैं, त्यौहार हैं और लोक संगीत हैं, लोक नृत्य हैं, वाद्य यंत्र है और आभूषण है। ये एक टॉपिक हो गया आपका। उसके साथ साथ राजस्थान की संस्कृति है और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। किस प्रकार के पर्यटन स्थल? ऐतिहासिक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी जो व्यक्तित्व राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं, वो चाहे राजनीतिक हो या फिर ऐतिहासिक या फिर कोई धार्मिक प्रदर्शन वगैरह जो हुआ है राजस्थान में, उनके बारे में हमें पढ़ना है कि किन किन व्यक्तित्वों ने राजस्थान में अतुल्य योगदान दिया है। जैसे बात करूं, हरिभाई उपाध्याय है या फिर माणिक्यलाल वर्मा है, इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। जयनारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री है। उसके बाद राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियाँ, और
1857 का जन आंदोलन, यानी राजस्थान और अंग्रेज के बीच क्या संबंध था, अंग्रेजों और राजस्थान के बीच क्या संबंध था वो पढ़ना है आपको। राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियाँ और 1857 का जन आंदोलन। उसके बाद है कृषक और जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। कृषक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, ये तीनों टॉपिक आपको आंदोलन के अंतर्गत पढ़ने हैं। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास। राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में आपको पढ़ना है। ये था इतिहास और कला संस्कृति का सिलेबस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपके सामने राजस्थान की भूगोल का सिलेबस है। मैं आपको बताऊंगा कि ये सिलेबस आपको कहाँ से पढ़ना है, तो वीडियो को पेशेंस से देखते रहिए। देखिए, स्थिति एवं विस्तार पढ़ना है भूगोल के अंतर्गत, और मुख्य भौगोलिक विभाग इसमें आपको मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है और पठारी प्रदेश है, ये पढ़ना है आपको। अपवाह तंत्र में नदियाँ और झीलें, ये पढ़ना है। जलवायु में आपको थॉर्नवेट, कोपेन और ट्रीवार्थो के वर्गीकरण पढ़ने। मृदा में आपको मृदा में वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ना है और सामान्य वर्गीकरण पढ़ना है मृदा का। प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान में कौन कौन सी वनस्पति किस जगह पर पाई जाती है ये पढ़ना है। राजस्थान में वन कितने हैं, कौन सा वन कितने प्रतिशत है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये आपको पढ़ना है इस टॉपिक में। उसके बाद पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी मुद्दे। राजस्थान में कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, कौन कौन सी पारिस्थितिकी मुद्दे हैं, अब उनको कैसे हम कम कर सकते हैं, उनके लिए क्या समाधान है, ये पढ़ना है। अब देखो, मरुस्थलीकरण, ये भी एक पारिस्थितिकी मुद्दा है, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय मुद्दा है, तो एक अलग से टॉपिक मेंशन कर लिया। इसका मतलब ये जो पारिस्थितिकी मुद्दे जब आप पढ़ोगे तब मरुस्थलीकरण के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ कृषि, जलवायु, प्रदेश और प्रमुख फसलें, एक एक शब्द का यहाँ पर अर्थ निकलता है। विज्ञप्ति में जो सिलेबस निकाल दिया गया है उस एक एक शब्द को आप ध्यान से समझिए साथियों। जो शब्द जिस जगह पर लिखा हुआ है उसका कुछ न कुछ महत्व है। यदि मैं पीछे बताऊँ, यदि देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण किले, स्मारक और उसके साथ साथ संरचना, ये जो शब्द लिखा है ना संरचना, इसका अर्थ निकलता है, कई सारे अर्थ निकलते हैं। यदि संरचना शब्द इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब आपको बावड़ियाँ पढ़नी पड़ेगी, सत्रियाँ पढ़नी पड़ेगी, अन्य प्रकार के कोई भी स्थापत्य कला से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको याद करने होंगे। तो एक एक शब्द का अर्थ निकलता है भाई साहब यहाँ पर। उसके बाद अगला टॉपिक है आपके सामने पशुधन। आपको नवीनतम डाटा याद करना है, किस जिले में कितना पशुधन है, राजस्थान किस में कितने नंबर पर है, यानी कौन सा पशुधन राजस्थान में अधिक है, कौन सा पशुधन कम है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके साथ साथ किस पशुधन की नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, ये सभी इस टॉपिक के अंतर्गत आप पढ़ोगे। उसके साथ साथ बहुउद्देशीय परियोजनाएँ और सिंचाई परियोजनाएँ, इसमें आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और बाकी जो परियोजनाएँ वो भी आपको पढ़नी होगी। उसके साथ साथ जल संरक्षण। अब राजस्थान में जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, जैसे खडीन हो गई, टांका हो गया, ये थार मरुस्थल की विशेषताएं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। जल संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग में ली जाती है। उसके साथ साथ परिवहन के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको एनएस और उन एनएसओ की विशेषताएं पढ़नी है। और खनिज संपदा, ये काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। खनिज, यहाँ सिलेबस स्टैंड में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने खनिज वाले अकेले टॉपिक से, और काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है। इन सभी टॉपिकों को हम आपको करवा देंगे। और उसके साथ साथ है राजस्थान के समसामयिकी मामले, यानी करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए साथियों, करंट अफेयर कहते टॉपिक देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान और एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके टॉपिक कहीं ना कहीं RSM SSB को बता देने चाहिए थे, लेकिन 2022 में नहीं बताए गए हमें, जिसके कारण हमें तैयारी करने में काफ़ी दिक्कत हुई। जी हाँ, 2022 में मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और अभी उसका फाइनल रिजल्ट आना है, लेकिन मेरे मेरिट से 50 नंबर ज़्यादा है, तो मेरा सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा। और यदि 2023 में आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो और एक बेहतरीन जॉब प्राप्त करना चाहते हो, तो इसी YouTube चैनल से आपको संपूर्ण सिलेबस करवा दिया जाएगा लैब असिस्टेंट का। किसी भी कोचिंग की फ़ीस देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने ही हुनर पर लैब असिस्टेंट बन सकते हो। तो देखिए साथियों, 2023 के अंतर्गत जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है उसमें मैं बता दूं
इन दो टॉपिकों के कहीं न कहीं दो टॉपिक है ना, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान और एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके सब टॉपिक आपको बताइए जा सकते हैं। मैं पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन जी हाँ, जब विज्ञप्ति जारी होगी तब कहीं न कहीं इन दोनों के टॉपिक आपको बताए जा सकते हैं। तो विज्ञप्ति जारी होने से पहले आप जो ये राजस्थान जीके वाला पोर्शन है उसको आप पहले कंप्लीट कर दीजिए। राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है उसको आप पहले क्लियर करिए, और उसके बाद ये और करंट अफेयर भी आप बाद में ही पढ़ना। तो नीचे वाले जो ये 3 टॉपिक है ना, नीचे वाले 3 टॉपिक ये विज्ञप्ति आने के बाद ही पढ़ने चाहिए। उससे पहले राजस्थान जीके क्लियर करना है, और उसके बाद इस पेपर की भी तैयारी करनी है। पेपर सेकंड जो साइंस का पेपर है हमारा, उसमें 4 सब्जेक्ट है। विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, इसके भी टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, तो फिलहाल के लिए इसको भी न पढ़ें, क्योंकि इससे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 11th और 12th का बेहतरीन नॉलेज ले लोगे, तो फिर ये सेकेंडरी स्तर का जो ज्ञान है वो भी आपको हो जाएगा। लेकिन यदि आपको पढ़ना है कि नहीं हमें तो सेकेंडरी स्तर का ज्ञान भी अलग से लेना है, तो आप 9th और 10th की जो बुकें आती है, चाहे वो NCERT की हो या फिर RBC, दोनों में से किसी भी बुकों को आप प्रेफर कर सकते हो, और उन बुकों में से ही क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और उसके बाद अब हम बायोलॉजी का सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान देखते हैं। देखिए साथियों, पेपर सेकंड था, पेपर सेकंड 2022 के अंतर्गत बता दूं, पेपर सेकंड में भी 100 क्वेश्चन थे, 200 अंक थे। तो इन क्वेश्चनों का डिवाइडेशन किस प्रकार हुआ था, तो देखिए फिजिक्स से आए थे 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आए थे 30 क्वेश्चन, और बायोलॉजी से आए थे 30 क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपकी जो जनरल साइंस थी यानी सामान्य विज्ञान से भी आपके 10 क्वेश्चन आए थे। कितने? 10। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गए। तो अब आपको बायोलॉजी पढ़नी है, तो बायोलॉजी में 2 भाग दिए हुए, बॉटनी और जूलॉजी, दोनों के लगभग समझ लो कि 15-15 क्वेश्चन आएंगे। और ये पूरे के पूरे टॉपिक आपको 11th और 12th की NCERT में दिए हुए। मैं आपको NCERT बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीडिंग करवा दूंगा, और 30 में से आप समझ लो लगभग 30 ही क्वेश्चन NCERT और RBC में से ही आएंगे। क्योंकि साथियों, जब पेपर सेट किया जाता है तो उन पेपर सेटरों के पास किसी कोचिंग के मॉड्यूल नहीं होते, उनके पास पड़ा होता है ऑथेंटिक बुकों का संग्रह। उनके पास जो ऑथेंटिक बुकें पड़ी होती हैं, उन बुकों को उठाकर वे क्वेश्चन बनाते। तो आप हमेशा ऑथेंटिक बुकों को पढ़ें और बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लें। चाहे कितनी ही मेरिट ज़्यादा चली जाए, कितने ही पेपर आउट हो जाए, यदि आपने ऑथेंटिक बुकों को पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। बायोलॉजी के अंतर्गत पहले हमें पढ़ना है शैवाल, कवक और सेवाक, यानी सेवाक मतलब लाइकेन, शैवाल यानी एल्गी, और कवक यानी फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यानी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा अनावर्तबीजी, आवृतबीजी पादपों के सामान्य लक्षण, यानी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, फंजाई, लाइकेन्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये रहेगा आपका पहला टॉपिक। उसके बाद अगला टॉपिक है अनावर्तबीजी पादपों की आकारिकी, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें आपको पढ़नी है मूल, स्तंभ और पर्ण की संरचना एवं रूपांतरण, यानी स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। उसके बाद आपको पढ़ना है पुष्प और बीज की संरचना। ये था मॉर्फोलॉजी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी। और उसके बाद पढ़नी है प्लांट एनाटॉमी, जिसमें आपको पढ़ना है उत्तक तंत्र और सेकेंडरी ग्रोथ, यानी द्वितीयक वृद्धि, टिश्यू सिस्टम एंड सेकेंडरी ग्रोथ। ये पढ़ना है आपको तीसरे टॉपिक में। और उसके बाद पढ़ना है आपको प्लांट फिजियोलॉजी, काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आप समझ लो कि प्लांट फिजियोलॉजी से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से जो बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन हैं, उस 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपके प्लांट फिजियोलॉजी से आ जाएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है प्रासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन है, और पादप वृद्धि है, और गतियाँ। ये टॉपिक आपके रहेगा। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन, ये है इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपको पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, प्रकार, ऊर्जा प्रवाह पढ़ना है, यानी किस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता है। भू रासायनिक चक्र पढ़ने हैं आपको, पारिस्थितिकी अनुकूलन यानी
इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन भी पढ़ना है आपको, पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। उसके बाद समष्टि पारिस्थितिकी पढ़नी और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। पिछली बार साथियों इस बायोडाइवर्सिटी से एक क्वेश्चन आया था कि बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने प्रतिपादित किया, और काफ़ी विद्यार्थी वे गलत करके आए थे, जबकि ये क्वेश्चन या फिर ये लाइन लिखी हुई थी आरबीसी की बुक है, और उसमें जो आपके इन्वायरमेंटल वाला टॉपिक दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ था। तो आप उस बुक को खोलिए और देखिए कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। और यदि आपने 2022 का लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता ही होगा कि जैव विविधता शब्द किसने प्रतिपादित किया था, या फिर उसके आपने क्वेश्चन देखे हैं तो भी आपको पता चल गया होगा। उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, सामान्य जानकारी पढ़नी है। उसके साथ साथ पुनर्योजित डीएनए टेक्नोलॉजी और ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ने हैं, और जंतु नैतिक मुद्दे, कृषि एवं चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। ये टॉपिक पूरा दिया हुआ है, आपकी 12th की एनसीईआरटी है, उसमें इसको हम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। पादपों का आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, और उसके बाद है कोशिका की संरचना, असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की, और कोशिका विभाजन और कोशिका सिद्धांत। और हमारे यूट्यूब चैनल पर कोशिका संरचना वाला टॉपिक हो गया है, कोशिका सिद्धांत और कोशिका संरचना वाला टॉपिक हमने करवा दिया है। अब हम शुरू करेंगे सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, यानी ये टॉपिक हमारा लगभग 8वां टॉपिक लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, और उसके बाद हम ये सभी टॉपिक धीरे धीरे कर देंगे बायोलॉजी के, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, पेपर फेस्ट भी हम बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आएंगे यदि आपका यूं सपोर्ट बना रहा। अब उसके बाद जीव विज्ञान का सेकंड भाग है, सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान जीव विज्ञान का, वो सेकंड भाग है। वो थी, हम समझ सकते हैं कि वो बॉटनी थी, तो ये जूलॉजी है। आनुवांशिकी में आपको पढ़ना है मेंडल के नियम। मेंडल ने आनुवांशिकी के कौन से नियम प्रतिपादित किए, इनके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। सामान्य शब्दावली पढ़नी है, और उसके साथ साथ डीएनए और आरएनए की संरचना, वंशागति का आणविक आधार, गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, आनुवांशिक डिजीज कौन से, आनुवांशिक विकार कौन से, डिसऑर्डर कौन से, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, उसके साथ साथ सिकल सेल अनीमिया क्या है, थैलेसीमिया क्या है, हीमोफीलिया क्या है, इन सभी के बारे में हम अपनी क्लासों में विस्तार से पढ़ेंगे। मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संरचना किस प्रकार होती है, आरएनए और डीएनए की संरचना कैसी होती है, मेंडल ने कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए, मेंडल के नियमों के क्या अपवाद हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जंतुओं का वर्गीकरण, जिसमें हम अक शुरू किए उनका संघ तक, और कशेरुकी किए उनका वर्ग तक क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये आपके 11th क्लास में जो एनसीईआरटी उसमें दिया हुआ है, और ये काफ़ी थ्योरेटिकल टॉपिक है जो आपको अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। मानव में पाचन है, उसके साथ साथ श्वसन है। ये आ गई ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है एक तो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, फिर उत्सर्जन तंत्र है, फिर प्रोटीन है। ये हो गया प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन, पाचक एंजाइम्स, गैसों का विनिमय, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन। ये ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन वाला जो टॉपिक है वो हम प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये कोशिकीय श्वसन होता है, जिसमें किस प्रकार ऑक्सी श्वसन होता है, कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, अनऑक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, ये क्रेब साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, ये सब हम पढ़ लेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। उत्सर्जी पदार्थ, ये वापस ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक हो गया। वक्र की संरचना है कार्य की, यानी स्ट्रक्चर, किडनी की स्ट्रक्चर और उसकी फिजियोलॉजी क्या है। उसके साथ साथ हमें पढ़ना है मानव में परिसंचरण तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। मानव का परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे, और अंतःस्रावी तंत्र में हम हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, आखिर उनका कार्य क्या होता है। हृदय की हम संरचना पढ़ेंगे यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। उसके साथ साथ रक्त का संगठन कैसा होता है, रक्त में कितने ल्यूकोसाइट होते हैं, रक्त में कितने न्यूट्रोफिल होते हैं। उसके साथ साथ रक्त में कितनी WBC पाई जाती है, रक्त में कितनी RBC पाई जाती है, रक्त में कितने थ्रोम्बोसाइट पाए जाते हैं। इन सभी के बारे में हम रक्त की संगठन में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आगे पढ़ेंगे हम रक्त समूह, और रक्त का थक्का कैसे जमता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, लसिका ग्रंथियाँ क्या हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनके हार्मोन, ये अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे। ये था
आपका चौथा टॉपिक जो जीव विज्ञान का ब भाग है उसमें। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा आपका काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है साथियों, मानव तंत्रिका तंत्र, जिसमें आपको पढ़ना होगा मस्तिष्क, आँख, कान की संरचना और न्यूरॉन की संरचना और तंत्रिका संवेग। ये टॉपिक भी आपको एनसीईआरटी और आरबीसी दोनों बुकों में से पढ़ना होगा। पेशीय तंत्र, और पेशीय तंत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ पेशियों के प्रकार और पेशी संकुचन ही पढ़ना है, न कि मानव कंकाल, मानव हड्डियों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे जिससे आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर रहे। पेशियों के प्रकार और पेशी संकुचन, और मानव में जनन तंत्र और मानव रोग, जिसमें हमें संरचना पढ़नी है, मानव में जनन तंत्र की संरचना पढ़नी है और जनन स्वास्थ्य पढ़ना है आपको। मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और हेलमिंथी जनित रोग, ये सभी रोग आपको पढ़ाए जाएंगे। और उसके साथ साथ जैव विकास यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और फिर जंतुओं का आर्थिक महत्व। अब देखिए अ भाग और ब भाग दोनों में ही दिया हुआ है आर्थिक महत्व। अ भाग में दिया हुआ है पादपों का आर्थिक महत्व और ब भाग में दिया हुआ है जंतुओं का आर्थिक महत्व। तो ये टॉपिक आपको कहीं पर एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है, तो इन टॉपिकों को हम पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के अलग अलग पाठ के अंतर्गत दिया हुआ है। तो उन सभी को ढूंढ कर मैं लाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व समझ सको। इन दोनों टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन पक्का है। इसका मतलब है कि बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे जब आप जंतुओं का आर्थिक महत्व पढ़ोगे और साथ साथ पादपों का भी आर्थिक महत्व पढ़ोगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सिलेबस डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने, केमिस्ट्री भी सीनियर सेकेंडरी स्तर की पढ़नी है। उसमें आपको पहला टॉपिक है आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म। आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म यानी पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। उसमें आपको पढ़ना है परमाणु के मूलभूत कण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको पढ़ना है। परमाणु के मॉडल पढ़ने हैं, जिसमें परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, जिसके कारण उन्हें 1908 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने आखिर परमाणु की खोज करने के लिए कौन सा प्रयोग किया, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकले, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्या, पाउली का अपवर्जन का नियम, ऑफ बो नियम, ये सब नियम पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ कक्षकों के प्रकार और कक्षकों की आकृति, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है जैसे। उसके बाद परमाणु की आधुनिक आवर्त सारणी है यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। साथ ही साथ परमाणु के गुणधर्मों में परिवर्तन, इस आवर्त सारणी में गुणधर्मों में परिवर्तन किस प्रकार होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको मुख्य रूप से पढ़ना है कि आकार में किस प्रकार परिवर्तन होता है, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव में किस प्रकार परिवर्तन होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ये हमारा पहला टॉपिक था। उसके साथ साथ यूनिट दूसरी दी हुई है आपको एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें आपको पढ़ना है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के तत्व हैं, उसमें सामान्य जानकारी पढ़नी है उनकी, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। और उसके बाद इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है ये पढ़ना है आपको। और ऑक्सीकरण अवस्था, उसके बाद पढ़ना है ऑक्सीकरण अवस्था। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म पढ़ने किसके, एस और पी ब्लॉक के तत्वों के, जो कि आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 की चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है और 11th में भी थोड़ा बहुत पोर्शन दिया हुआ है। उसके बाद पढ़ना है आपको अक्रिय युग्म प्रभाव। ये दूसरा टॉपिक था केमिस्ट्री का। तीसरा टॉपिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के 10-10 टॉपिक है। तो साथियों मान लीजिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के 10-10 टॉपिक है और केमिस्ट्री और फिजिक्स से 30-30 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 30-30 क्वेश्चन। इसका मतलब हुआ कि ये काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं और प्रत्येक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने, प्रत्येक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। जबकि आप राजस्थान जीके वगैरह के जो टॉपिक है उनमें तो 3-3 टॉपिकों से मिलकर एक क्वेश्चन आ रहा है, जबकि यहाँ पर एक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब है इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ये टॉपिक दिया हुआ है इक्विलिब्रियम वाला यानी रासायनिक साम्य, उसमें साम्य को प्रभावित करने वाले कारक है, साथ ही उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रासायनिक साम्य के नियम है जिसमें हम ली शाटालिए का नियम पढ़ेंगे। ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक आपके सामने ये रहा जो है आयनिक साम्य का। रासायनिक साम्य पढ़ने के बाद आप आयनिक साम्य के बारे में पढ़ेंगे। अब आयनिक साम्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, आयनिक साम्य में आपको पढ़ना है
आयनिक साम्य में अम्ल सार साम्य पढ़ना है, पीएच स्केल के मान बारे में पढ़ना है आपको, और कॉमन आयन इफेक्ट है। उसके बाद बफर सॉल्यूशन है और एसिड बेस टाइट्रेशन है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी अम्ल सार अनुमापन है, बफर विलयन है, सम आयन प्रभाव है, पीएच स्केल है या पीएच मान है, अम्ल सार साम्य, इनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद गैसियस स्टेज यानी गैसीय अवस्था, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोज लॉ और डॉल्टन्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन। उसके साथ साथ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन यानी ग्राम का विसरण का नियम, और गैसों का अणुगतिक सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज केटीजी। इन सभी के बारे में आपको गैसीय अवस्था में पढ़ना है। हम पढ़ेंगे विस्तार से इस टॉपिक को भी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेज, जिसमें आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड यानी द्रवों के गुणधर्म, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब, उसके साथ साथ सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, और विस्कोसिटी यानी श्यानता। ये भी टॉपिक काफ़ी छोटा है, और हालांकि इससे साथियों मैं बता दूं रियल रूप से कि इससे बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, 1 घंटे की क्लास में आप कंप्लीट कर देंगे इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका रहेगा सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, जो कि काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे। इसमें आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यानी ठोसों के गुणधर्म है, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स यानी ठोसों का वर्गीकरण है। फिर यूनिट सेल्स एंड देयर टाइप्स यानी इकाई कोशिका और उनके प्रकार हैं। फिर क्रिस्टल संकुलन यानी पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स। उसके साथ साथ सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड, और क्रिस्टलों में त्रुटियां, और मुख्य रूप से आपको पढ़ना है शॉर्टकी और फ्रेंकल। अब हम देखेंगे कि फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष होते हैं जो क्रिस्टलों में आयनिक यौगिक, मुख्य रूप से आयनिक क्रिस्टल है, उनमें ये दोष पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार पाए जाते हैं, इनमें क्या अंतर है, और इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं शॉर्टकी और फ्रेंकल से, ध्यान रखिए। साथ ही साथ ये सॉलिड स्टेज वाला टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे 3 क्वेश्चन तो आने पक्के ही, और 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं साथ ही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका सॉल्यूशन है, काफ़ी बेहतरीन टॉपिक विलयन वाला, जिसमें आपको विलेय, विलायक और विलयन इन तीनों के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको पढ़ना है विलयन की सांद्रता को किस प्रकार हम परिभाषित करते हैं। उसमें मोलरता पढ़नी है आपको, नॉर्मलता पढ़नी है, फॉर्मलता पढ़नी है, और उसके साथ साथ मोललता पढ़नी है, मोल भिन्न पढ़नी है, और भार प्रतिशत पढ़ना है। देखेंगे कि हम कौन ताप पर निर्भर करता है, कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और फिर विलयन के प्रकार, जिसमें गैसीय विलयन किसे कहते हैं, द्रव विलयन के उदाहरण बताइए आप, गैसीय विलयन के उदाहरण बताइए, ठोस विलयन के उदाहरण बताइए। फिर हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, जो कि आदर्श और अनादर्श विलयनों के बीच अंतर डिफाइन करता है। फिर हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब ऐसे गुणधर्म जो विलयन की भीतर उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, उसे कहते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका केमिस्ट्री का अगला टॉपिक रहेगा। उसके बाद टॉपिक आता है साथियों 9वां टॉपिक केमिस्ट्री का, जो कि यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया गैसीय अवस्था वाला। ये फिजिक्स का टॉपिक, ये फिजिक्स है। ये हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक है आपके सामने। तो 9वां टॉपिक आपके सामने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण और सामान्य गुणधर्म यानी जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 9वां टॉपिक आपका। IUPAC नामकरण, हम IUPAC नामकरण सीखेंगे, किस प्रकार कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण किया जाता है, उनके लिए जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनकी सक्रियता श्रेणी, वरीयता क्रम देखेंगे। उसके साथ साथ अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे, अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें प्रतिस्थापन मुख्य रूप से योगात्मक और विलोपन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन शनि, नाभिक शनि, फिर प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट कहते हो आप जिसे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसके साथ साथ अनुनाद यानी रेजोनेंस, और उसके साथ साथ आपको पढ़ना हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अतिसयुग्मन, और त्रिवेद प्रभाव और समावेयता। ये टॉपिक रहेंगे आपके केमिस्ट्री में 9वां टॉपिक के अंतर्गत सब टॉपिक रहेंगे। उसके बाद आखिरी टॉपिक है केमिस्ट्री का, और वो है आपके हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, प्रकार, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन। ये टॉपिक आपको 11th क्लास की जो NCERT है वो उसमें एज इट इज़ दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बनों का विरचन,
भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका विरचन कैसे करते हैं यानी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, एल्केन पढ़ना है आपको, एल्किन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है और एरिन पढ़ना है। ये थे आपके केमिस्ट्री के टॉपिक। अब आखिरी सब्जेक्ट हमारी रहती है फिजिक्स। काफ़ी बेहतरीन टॉपिक, काफ़ी बेहतरीन सब्जेक्ट, मात्र 10 टॉपिक और 30 क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सिलेबस है फिजिक्स का साथियों। और फिजिक्स में जिसके क्वेश्चन ज़्यादा करेक्ट होंगे वो कहीं ना कहीं मेरिट से आगे निकल जाएगा। अब फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स उसमें पहला आपका टॉपिक है दृढ़ पिंड गति की, और ये पहला टॉपिक मैंने शुरू कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर, फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसमें जाकर आप देख सकते हो कि फिजिक्स का मैंने दृढ़ पिंड गतिकी में आपको सरल ज्यामितीय वस्तु है, उनका जड़त्व आगुण है, उसके क्वेश्चन करवाए, आप किस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। क्योंकि साथियों बता दूं, फिजिक्स में आपको थ्योरी जितनी भी पढ़ लो उससे कुछ नहीं होने वाला। फिजिक्स में आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, केमिस्ट्री में थ्योरी प्लस क्वेश्चन, बायोलॉजी में थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो तो बायोलॉजी में थ्योरी को, फिजिक्स में क्वेश्चन को और केमिस्ट्री में दोनों को। ठीक है, ये होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ दोलन, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन SSM के बारे में पढ़ेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। उसके साथ साथ रेजोनेंस के बारे में यानी अनुनाद के बारे में पढ़ेंगे। वेव अगला टॉपिक रहेगा। कितने छोटे छोटे टॉपिक है देखिए फिजिक्स के अंतर्गत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव और डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा साथियों। मान लो डॉपलर इफेक्ट से 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आना निश्चित है। ये है डॉपलर इफेक्ट। और तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत है, उससे भी क्वेश्चन आना निश्चित है। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा आपके सामने स्थिर वैद्युत की, जिसमें आपको पढ़ना है कूलॉम्स लॉ, विद्युत क्षेत्र और गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आसान टॉपिक है। उसके साथ साथ जो लैब के अंतर्गत आपके इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं उसका टॉपिक है विद्युत धारा में किरचॉफ्स का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, और इसी व्हीटस्टोन सेतु पर के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका मीटर सेतु। फिर हम पढ़ेंगे विभव मापी के बारे में। ये आपके ये वाला और ये वाला टॉपिक आपके लैब असिस्टेंट बनने के बाद भी काम जरूर आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप करवाते हो बच्चों को तब इन इंस्ट्रूमेंट को प्रयोग करते हो, जिसमें आपको ऑप्टिक्स में भी आपको सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और ध्रुवणमापी, विवर्तन, व्यतिकरण, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। उसके साथ साथ परमाणु यानी परमाणु के अंतर्गत पढ़ना है हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल यानी नील्स बोर ने जो परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है नाभिक यानी न्यूक्लियाई के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना है द्रव्यमान शक्ति, नाभिक की बंधन ऊर्जा यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और नाभिकीय विखंडन और संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। और उसके बाद पढ़ना है आपको अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको पढ़ना है पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, डायोड दृष्टिकारी के रूप में और जीनर डायोड। देखो डायोड दृष्टिकारी के रूप में और जीनर डायोड, ये डायोड वाला टॉपिक है। और लॉजिक गेट, पीएन संधि और ट्रांजिस्टर, आप मान के चलिए इस टॉपिक से आपके लैब असिस्टेंट 2023 में, आज कह रहा हूँ कान खोल के सुन लेना, अर्धचालक या सेमी कंडक्टर में से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। 101% 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आएंगे, जिसमें आपको देखिए पीएन संधि से 1 क्वेश्चन आएगा। उसके साथ साथ जो लॉजिक गेट है वहाँ से भी 1 क्वेश्चन आएगा। उसके साथ साथ ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक से 1 क्वेश्चन आएगा। और जो ये डायोड दृष्टिकारी के रूप में और जीनर डायोड है, इन दोनों टॉपिकों से मिलाकर 1 क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार कुल 4 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में सेमीकंडक्टर से। ये था संपूर्ण लैब असिस्टेंट का सिलेबस, जिसके बारे में हमने आज डिस्कशन किया। तो साथियों, ये था लैब असिस्टेंट का सिलेबस, और हमारे यूट्यूब चैनल पर इस सिलेबस को आपको विस्तार से करवाया जाएगा, जिसमें से कुछ टॉपिक तो मैंने आपको करवा दिए। यदि आपको उनके वीडियो देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी सब्जेक्टों की अलग अलग, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो और इससे भी बेहतर कंटेंट आपको
देने की कोशिश करूंगा। मैं खुद लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड हूं और मुझे पता है कि लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आप तिरंगा क्लासेस सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और वो ज्वाइन कर लें और ये PDF वहाँ डाल दूँगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं लेता हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।